राम ने पूछा श्याम से, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? श्याम ने बोला, क्यों, ऐसा क्या है आज की न्यूज़पेपर में? तो राम ने बोला, अरे भाई देखो, आज का न्यूज़पेपर इतना बड़ा डिवास्टेड हुआ था नेपाल में, इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है नेपाल में। क्या तुम्हें ये नहीं पता? ये जरा न्यूज़पेपर को देख लो, यहाँ पे अर्थक्वेक आया था नेपाल में, पावरफुल अर्थक्वेक आए थे और 2 बिग ट्रेमोर्स आए थे। क्या होता है ये ट्रेमोर्स, हम आगे देखेंगे। ऑल्सो नेपाल में देखा गया कि ये जो अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक की अगर मैग्नीट्यूड देखी गई है, मैग्नीट्यूड मतलब कि ये कितना साइज का है, अगर वो देखा गया है, उसको मेजर किया गया है, तो ये देखा गया 7.9 रिश्टर स्केल का है। मैम ये रिश्टर स्केल क्या होता है? रिश्टर स्केल अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि रिश्टर स्केल एक्चुअल में जब हम अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, स्केल करते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो रिश्टर स्केल से करेंगे। मेजरमेंट जब हम अर्थक्वेक की करते हैं तो वी आर डूइंग मेजरमेंट थ्रू रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना वेट नापते हो, राइट? तो वेट जब आप मेजर करते हो तो कैसे करते हो? तो वेट का एक मशीन होता है, वेट की मशीन होती है जिसपे आप खड़े होते हो एंड आपका वेट मेजर होता है। तो वैसे ही रिश्टर स्केल हेल्प करता है अर्थ की मैग्नीट्यूड को, अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करने में। तो नेपाल में देखा गया कि 7.9 रिश्टर स्केल पहली बार ऐसा अर्थक्वेक आया था, सबसे फर्स्ट बार 11:40 AM को। उसके बाद नेक्स्ट जो जिसमें नेक्स्ट सेकेंड यहाँ पे ट्रिमोर्स बात की गई है, मतलब 2 झटके आए थे। तो पहला झटका देखा गया 7.9 का और दूसरा देखा गया 6.6 रिश्टर स्केल का झटका देखा गया है। ये 12:19 PM को आया था। तो ऑलमोस्ट देखा गया कि 15 to 25 मिनट्स के बीच में 2 झटके आए थे नेपाल में और यहाँ पे 1500 पीपल किल हुए थे अर्थक्वेक में नेपाल में। एंड ऑल्सो नंबर ऑफ जो डेथ है जिसमें इंडियन 53 थे एंड तिब्बत 12 थे एंड बांग्लादेश के 2 पर्सन थे। सो आप एक बार आप भी इस न्यूज़पेपर को अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि कैसे ये अर्थक्वेक होता है एंड इसका मेन मेजर इफेक्ट क्या है, कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है एंड सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th MH बोर्ड आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी, इंडो जेनेटिक मूवमेंट। ये 1 शॉट वीडियो रहेगा, तो प्लीज थोड़ा केयरफुली वीडियो को देखना और सुनना भी। इस वीडियो में 1 शॉट हम पढ़ने वाले हैं, तो अच्छे से एंड पूरे डेप्थ में हम चीजों को पढ़ेंगे। इंडोजेनेटिक मूवमेंट, ये इंडोजेनेटिक क्या होता है? इंडोजेनेटिक क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं इंडोजेनेटिक मतलब होता है इंटरनल मूवमेंट। जब कोई भी चीज अर्थ के इंटरनल में हो रही है, अर्थ के इंटरनल के कारण अगर कोई भी इफेक्ट अर्थ के ऊपर दिखने में आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोजेनेटिक मूवमेंट। इंटरनल मूवमेंट इज नोन एज इंडोजेनेटिक मूवमेंट। आपने बहुत बार फ्लड्स तो देखा ही होगा, फ्लड्स तो बहुत बार देखा होगा, आपने सुना भी होगा, ओडिशा में फ्लड्स आता है, दिल्ली में फ्लड्स आते हैं, उत्तराखंड में फ्लड्स आता है। ये फ्लड्स क्यों आता है, राइट? उसके बाद और भी नेचुरल क्लैमिटीज है, जैसे स्टॉर्म्स, ये एक नेचुरल क्लैमिटीज के अंदर आता है, नेचुरल ये भी डिजास्टर है। नेक्स्ट, बहुत हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल अगर होता है तो ये सब किसके अंदर आता है? तो नेचुरल इवेंट्स के अंदर आते हैं। अब अगर हम देखने जाए कि अगर हम बात करें जितने भी नेचुरल क्लैमिटीज हमने देखा है, हैवी रेनफॉल, ऑल्सो स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स, ये सब अर्थ के अपर पार्ट में होते हैं, राइट? बट अर्थ सरफेस के कारण, अगर अर्थ सरफेस के नीचे अगर मैं बात करूं, कोई भी मूवमेंट अगर होता है तो उसे हम लोग नेचुरल इवेंट कहते हैं। वो ऐसा एक इवेंट है जिसे हम देख नहीं सकते। हम ये मान सकते हैं कि हाँ, अगर बारिश हो रही है, अगर बारिश अभी हो रही है, नॉर्मल हो रही है, बट ये बारिश बढ़ भी सकती है, राइट? हमें ये पता है कि अगर ज्यादा बारिश होगा तो फ्लड्स आएगा, ओके, थंडरिंग होगी, स्टॉर्म्स होंगे, बट हमें ये नहीं पता रहता है कि अर्थक्वेक कब आएगा, वोल्केनो कब आएगा, ये वोल्केनिक इरप्शन कब होगा, ये सारी चीजें हमें नहीं पता है, राइट? तो अर्थ बिलो दी अर्थ सरफेस अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो वो नेचुरल इवेंट्स भी है। कौन से नेचुरल इवेंट्स है? जैसे आपके
अर्थक्वेक ये नेचुरल इवेंट में आता है, ऑल्सो वोल्केनिक इरप्शन, ये सब अर्थक्वेक, ये सब अपने नेचुरल इवेंट्स के अंदर आता है। हमें ये नेचुरली होती है, ये हमें पता नहीं चलता है कि कब होने वाला है और कैसे होने वाला है, कितने झटके आएंगे, हमें ये सब कुछ भी नहीं पता होता है। बट ये क्यों होता है ये हम पढ़ने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। बाय द वे, माय नेम इज नीलिमा रॉय एंड मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ, इनफैक्ट सारे सोशल स्टडी में आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाउ हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने इस चैप्टर को। सो इस चैप्टर में से पढ़ने से पहले क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आपके घर पे आपका स्टडी टेबल है या फिर कोई भी एक टेबल ले लो, उस पे आप ऐसा 4 to 5 ऑब्जेक्ट रख दो। फॉर एग्जांपल चॉक, डस्टर, शार्पनर, इरेजर, ये सारी चीजें आप सीक्वेंस वाइज में रख लो, ठीक है। अब आपने सीक्वेंस वाइज में रख लिया, अब आपको एक थोड़ी सी मस्ती करनी है। मस्ती क्या कि आपने ये जो सीक्वेंस वाइज में जो ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट में से इसके बीच से कोई भी एक चीज पुल कर लो, कोई भी एक चीज आप रिमूव कर लो। जैसे आपने नोटबुक रखा है, नोटबुक के ऊपर स्केल, चॉक, पेन, डस्टर सारी चीजें रखी। अब आपने बीच में से कोई भी एक नोटबुक पुल कर लिया। अगर आप पुल करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, एक बार ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे जरूर करना, केयरफुली थोड़ा करना। ओके, सो अगर आप ये करोगे तो देखोगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट, अगर आप बीच में से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर निकाल रहे हो और उसके ऊपर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रम्बल होगा, वो शेक होगा। वो क्या हो जाएगा, शेक होगा, मूवमेंट हो जाएगा, चीजें इधर से उधर चली जाएंगी, कुछ चीजें गिर भी जाएंगी। ओके, सो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। वैसे ही अर्थ के अंदर भी होता है। अर्थ के अंदर कोई भी चीज, अगर जो पार्ट्स होते हैं अर्थ के, उनमें से अगर कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट अगर होता है तो अर्थ के अपर पार्ट में उसका इफेक्ट दिखने में आएगा। जैसे अगर हम पहले बात करते हैं अर्थ का इंटरनल पार्ट्स कौन से सो ये है हमारे अर्थ, हमारा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी का अगर हम बात करें, पृथ्वी कितना का पार्ट्स क्या है, इंटरनल पार्ट्स, तो सबसे जो अपर पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। एंड ऑल्सो उसे लिथोस्फीयर का अपर पार्ट भी कहा जाता है। अगर हम उससे नीचे आए तो उसे हम क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे। ये मेंटल नहीं, ये है मेंटल, सरफेस वाला, ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट, वो है कोर। कोर 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है आउटर कोर, ठीक है, और एक है इनर कोर, सबसे नीचे वाला कोर। तो सबसे अर्थ के नीचे, जो अर्थ के बीच में जो ये हमारा गोल अर्थ है, अर्थ के बीच में जो सबसे मिडल वाले में जो पार्ट है वो कौन सा है, कोर। उसके बाहर में इनर आउटर कोर, उसके बाद मेंटल, उसके बाद आएगा आपका क्रस्ट, उसके ऊपर आता है सरफेस जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, जहां पे हम रहते हैं। एंड सारी चीजें क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो 0 to 100 किलोमीटर की होती है। ओके, अगर कहीं पे, अगर इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गए, मेंटल हो गए, अगर कहीं पे भी मूवमेंट अगर हो रहा है, कहीं पे भी अगर कोई भी चीज अगर इधर से उधर हो रही है, तो फॉर दैट, इन दैट कंडीशन, अर्थ के जो अपर पार्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है, यहाँ पे हमें इफेक्ट दिखने में आएगा, हमें यहाँ पे इफेक्ट दिखने में आएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि इस एग्जाम्पल में आपने लेयर में यहाँ पे रखा है बुक्स को, पेन्स को, शार्पनर, इरेजर, डस्टर, सारी चीजें आपने रखी है। अगर बीच में से आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट रिमूव करते हो तो अपर का पार्ट क्या होगा, ट्रम्बल होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, अर्थ में भी होता है कि अगर आप बीच का कोई भी पार्ट अगर रिमूव कर रहे हो या फिर कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है, नॉट ओनली रिमूविंग, अगर कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, चीजें ट्रम्बल करेगी उसके अपर सरफेस का। सो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल मूवमेंट। बिफोर स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल मूवमेंट, अगर आप चाहते हो कि आपको ये जो प्यारा सा नोट्स है, अगर आप चाहते हो ये नोट्स आपको मिले तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, शुभम झा क्लास 9, इस टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। वन मोर थिंग, अगर आपका विश है कि आप एक नोट को सिस्टमैटिक फॉर्मेट में रखो एंड आपको नोट्स एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मिले, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो। इजी लर्निंग हमारा ऐप है। यहाँ पे साइड मेन्यू में जब आप जाओगे तो यहाँ पे हमारा फ्री मटेरियल है। इस फ्री मटेरियल पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लास 9 का अलग से फोल्डर है एंड उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो
अगर आप चाहते हो कि आपका नोट एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में रहे, अच्छे से फॉर्म क्विकली आपको मिल जाए, तो आप इस ऐप को जरूर ज्वाइन कर लेना। हे स्टूडेंट्स, क्लास 9 के बच्चों, अगर आपका विषय कि आप एक लाइव बैचेस में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे लाइव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो विक्ट्री 2.0। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं और ये है हमारी प्यारी सी टीम। सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, सोशल स्टडी, हिंदी मराठी, सोशल स्टडी सेमी इंग्लिश वाले को मराठी, एंड ऑल्सो हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट जितने भी आपके क्लास 9th में हैं, ये है हमारी टीम। एंड यहाँ पे फुल ईयर ये बैच है, पूरे साल आपको पढ़ाया जाएगा, पूरे 9th आपको पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, डेली लाइव क्लासेस होती है, फ्री टेस्ट यहाँ पे दिया जाता है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, पर्सनल मेंटोरशिप, आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा, सारे डाउट्स आपको यहाँ पे क्लियर होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं रेगुलरली, नोट्स भी आपको एक सीक्वेंस एंड जो भी हमारे हैंड रिटन नोट्स हो या फिर पीपीटीज हो, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप ये बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो आपका इजी लर्निंग है, ये आप मोबाइल में भी देख सकते हो, पीसी पे भी, टैबलेट, आईपैड, किसी पे भी आप ये अवेलेबल है, सारी चीजों पे आप यहाँ देख सकते हो। सारे टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है एंड सारे क्लासेस के लाइव लेक्चर्स जितने भी होते हैं वो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा इन दी एचडी वीडियो। कैसे इनरोल करना है, हाउ टू इनरोल, तो इस वीडियो का लिंक हाउ टू बाय विक्ट्री 2.0, ये लिंक आपको दिया गया इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ ले, उस वीडियो को अच्छे से देख ले। विक्ट्री 2.0 की जो फीस है वो है आपकी 5000 रुपीज फुल ईयर, ये फीस है। मंथली ईयरली कैसा है मैम, ये बड़ा सवाल। मंथली नहीं है, ये पूरा साल का फीस है, ईयरली फीस है ये। तो अगर आप हमारे साथ लाइव बैचेस में पढ़ना चाहते हो तो इजी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, विक्ट्री 2.0 ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हम अच्छे से मिलके सारे टीचर्स के साथ आप पढ़ सकते हो एंड हर एक डाउट आपका यहाँ पे क्लियर होगा। सो बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हो कि बैच ज्वाइन करने के लिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड ऑल्सो आप ईमेल पे भी मेल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल मूवमेंट। लेट्स स्टार्ट इट। इंडोजेनेटिक मूवमेंट जो है, एक्स्ट्रा इंटरनल मूवमेंट जो है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं कि एक्चुअल में इनर पार्ट कैसे वर्क करता है, ये जो अर्थ के इंटरनल पार्ट है ये कैसे क्लासिफाइड है। सो अगर हम देखने जाए कि ये कैसे क्लासिफाइड है, बेसिक क्लासिफिकेशन हम इसका देखते हैं और इसकी मूवमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट बेसिक क्लासिफिकेशन है इसका वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, आपको ये तो जरूर पता होगा क्योंकि आपने साइंस आप ऑलरेडी पढ़ते हो। वेलोसिटी क्या है, जब भी हम कोई भी स्पीड को या फिर कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है, ठीक है, कोई भी समथिंग इज मूविंग, कोई चीज अगर मूव हो रही है तो अगर हम उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसकी स्पीड को जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। उसकी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। कोई भी चीज है अगर मूव कर रही है, अगर आप फॉर एग्जांपल कि जैसे ऐसा यही मैं लेती हूँ प्रेजेंटर, अगर मैं इसको फेंक रही हूं, अगर मैं जोर का फेंक रही हूं तो इसकी स्पीड कितनी है, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, उसकी स्पीड की मेजरमेंट वो वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मैं उसे स्लोली कर रही हूँ या फास्ट कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, तो उसकी स्पीड जो है वो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, वेलोसिटी है। अगर हम देखने जाए कि बेसिक क्लासिफिकेशन में मूवमेंट कौन से है वेलोसिटी के, तो वो है स्लो मूवमेंट, सडन मूवमेंट। ये प्रेजेंटर है, अगर मैं इसे जोर का फेंकूं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज सडन मूवमेंट, जोर का फेंका गया। अगर कोई भी स्लोली अगर ये जा रहा है तो दैट इज स्लो मूवमेंट। तो मूवमेंट दो पार्ट में है वेलोसिटी में, स्लो मूवमेंट एंड सडन मूवमेंट। स्लो मूवमेंट जो स्लोली चीजें ऑकर हो रही है, स्लो में जो चीजें ऑकर हो रही है ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज माउंटेन एंड कॉन्टिनेंट। माउंटेन एंड कॉन्टिनेंट का भी फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है आगे हम देखेंगे। सेकेंड मूवमेंट जो होता है वेलोसिटी में वो है सडन मूवमेंट, कोई चीज फास्ट में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ पे अर्थक्वेक आता है या वोल्केनो होता है, ये फास्ट में आता है, सडन में होता है, ठीक है, क्विक इसका रिस्पॉन्स है। ओके, नेक्स्ट जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये हो रहा है। तो ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है,
ठीक है, या फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये हो गए डायरेक्शन। नेक्स्ट बेसिक क्लासिफिकेशन जो थर्ड है वो है लैंड फॉर्म्स, वो है लैंड फॉर्म। अब लैंड फॉर्म्स की अगर हम मूवमेंट को देखें कि लैंड फॉर्म कैसे फॉर्म होता है, तो वो होता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग से, मतलब कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट बिल्ड हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिनेंट क्रिएट हो रहा है, प्लेट्यूज क्रिएट हो रहे हैं और हाईलैंड भी क्रिएट हो रहे हैं। ऑल्सो बी जो इसका मूवमेंट है दैट इज लैंड फॉर्म का जो सेकंड मूवमेंट है वो कौन सा है, माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन कैसे बिल्ड हो रहा है, तो माउंटेन दो रीजन से बिल्ड हो सकता है, एक है फोल्डिंग और एक है फॉल्टिंग। आइए हम देखेंगे ये सब क्या होता है। चलिए तो अब हम एक एक करके देखते हैं ये मूवमेंट्स को। तो सबसे पहला मूवमेंट है वो है अपना स्लो मूवमेंट, धीरे धीरे जो चीजें होती है, जैसे माउंटेन का फॉर्मेशन या फिर कॉन्टिनेंट का क्रिएशन। ये कैसे होता है, स्लोली होता है। ये स्लोली कैसे होता है मैम, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का दो रीजन है, एक कि ये चाहे तो प्रेशर के कारण हो रहा है या फिर टेंशन के कारण हो रहा है। प्रेशर और टेंशन मैम क्या होता है, प्रेशर जब हमें किसी चीज का प्रेशर होता है, ठीक है, तो हम चीजें कैसे जल्दी 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 करते हैं, राइट। हमें हमारा एग्जाम है तो हम चीजों को क्या करेंगे, जल्दी करेंगे, ओके। वैसे ही जब प्रेशर होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपका एग्जाम है तो अभी आपका सिलेबस इतना बड़ा है, राइट, आपको ये पूरा पढ़ना है, बट जैसे ही आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आप जो स्लोली काम कर रहे थे वो जल्दी प्रेशर के कारण आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी करोगे, ठीक है, और आप उस सिलेबस को पढ़ के खत्म करोगे, छोटा करोगे, राइट। जब आप रिवीजन करोगे तो आप वो रिवीजन आपका कैसा होगा, रिवीजन विच मींस कि क्विकली हो जाए, तो वो छोटा हो जाएगा, राइट। आपका वाइड जो सिलेबस है वो छोटा हो गया अब, क्योंकि आप उसे रिवाइज कर रहे हो। सो वैसे ही प्रेशर होता है, जब चीजें प्रेशर में होती है तो वेव्स मूव करता है आसपास टुवर्ड्स ईच अदर। जब टेंशन होता है तो वो दोनों क्या होता है, दूर हो जाते हैं। आपके और आपके दोस्त में झगड़ा हुआ तो आप क्या एक ही जगह पे बैठ के लड़ोगे क्या, नहीं। टेंशन हुआ तो आप क्या बोलोगे, एक दूसरे से मुंह फुलाकर आप दूर दूर जाओगे। तो वैसे ही टेंशन में क्या होता है, दूर होते हैं, प्रेशर में क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है एक रॉक पे। रॉक दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड रॉक जहां पे ऑब्जर्वेशन बहुत स्लोली होता है, ठीक है, एक होता है सॉफ्ट रॉक, जो अभी नया नया रॉक बना है, न्यू फॉर्मेशन हुआ है तो सारी चीजें जल्दी अब्जॉर्व कर लेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट रॉक। जब हमारे पास हार्ड रॉक है और हार्ड रॉक पे अगर प्रेशर पड़ रहा है, हार्ड रॉक पे अगर प्रेशर पड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर पड़ रहा है तो आसपास आएगा, टुवर्ड्स ईच अदर आएंगे। जब वो टुवर्ड्स ईच अदर आएंगे और उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है तो वो एक दूसरे के ऊपर चला जाएगा। एक दूसरे के जब ऊपर जाएगा तो उसके साइड वाला जो पार्ट है वो कैसा, नीचे रहेगा, वो नीचे रहेगा, तो उसे हम लोग, वो जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फॉल्ट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, उसे बोलेंगे फॉल्ट। तो ये जो आप देख रहे हो टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर जब जाएंगे तो ये नीचे, ये कैसा स्टिप हो गया है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे। ऑल्सो अगर हार्ड रॉक में टेंशन हो रहा है, हार्ड रॉक में अगर चीजें दूर दूर जा रही है, वेव्स अगर दूर इसे कर रहे हैं तो क्या होगा, चीजें दूर होगी। जब ये दूर होगी तो एक लेयर फॉर्म होगा, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे। तो लेयर टू टाइप्स का फॉर्म हो सकता है, एक प्रेशर के कारण वो अपवर्ड भी हो सकता है और प्रेशर टेंशन के कारण वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट रॉक में क्या होता है। सॉफ्ट रॉक में जब प्रेशर पड़ता है तो चीजें फोल्ड होती है, कॉम्प्रेस होती है, ठीक है। सॉफ्ट रॉक में जब टेंशन होता है तो चीजें क्या हो जाती है, दूर दूर जाती है और वो फोल्ड फॉर्म करती है, वो फोल्ड फॉर्म करती है। तो इस इमेज को देख करके आप समझ सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कि माउंटेन या फिर बिल्डिंग, माउंटेन या बिल्डिंग का जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसे होता है। तो माउंटेन और बिल्डिंग मूवमेंट को हम लोग ओरोजेनिक भी कहते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लो, ठीक है, एक स्ट्रिप लो, उसे बोथ दी साइड
30 सेंटीमीटर का आप लॉन्ग पेपर स्ट्रिप ले सकते हो। उस स्ट्रिप्स को आप बोथ द एंड ऑफ द स्ट्रिप्स को आप पकड़ लेना एंड उसे प्रेशर करना मतलब टुवर्ड्स ईच अदर लाना। जब आप उसे टुवर्ड्स ईच अदर लाओगे तो मिडल वाला जो पार्ट है वो कॉम्प्रेस हो करके अपलिफ्ट हो जाएगा, वो कॉम्प्रेस हो करके अपलिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो यहां पे हमें ऑब्जर्वेशन क्या आया कि जब हम प्रेशर कर रहे हैं बोथ दी साइड से, बोथ दी एंड से, तो मिडल का जो पार्ट है वो अपलिफ्ट हो गया एंड ये कंप्रेशन की वजह से अपलिफ्ट हो रहा है। एंड आप यहां देख रहे हो कि माउंटेन शेप फॉर्म्ड हो रहा है। आप यहां देख सकते हो कि माउंटेन शेप यहां पे फॉर्म हो रहा है। तो ये है कॉम्प्रेशन, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेशन। ऐसे ही माउंटेन का क्रिएशन भी होता है, ऐसे माउंटेन का क्रिएशन भी होता है। So the work performed on the strip at the end it is called compression। जब हम स्ट्रिप पे देखेंगे, ये जब मिडल वाला पार्ट अपर चला गया तो ये क्या हुआ है, कॉम्प्रेस हुआ है एंड कॉम्प्रेस की वजह से क्या हो रहा है, माउंटेन फॉर्म्स हो रहे हैं। अब हम देखते हैं फोल्ड माउंटेन कैसे होता है। फोल्ड माउंटेन कैसा होता है, कैसे फॉर्म होता है। तो एक्चुअल में हम देखने जाए तो फोल्ड माउंटेन के 2-3 पार्ट्स है। सबसे पहले फोल्डिंग कैसे होता है, जब बोथ दी साइड से हम कंप्रेस करते हैं तो मिडल वाला पार्ट ऊपर जाता है। नेक्स्ट इज फोल्डेड पार्ट ऑफ ए माउंटेन। फोल्डेड पार्ट ऑफ ए माउंटेन मतलब कि ये देख लो, आप बीच में इसके बीच में एक लेयर देखते होगे, एक ऐसा आप लेयर देख रहे होगे, ये क्या है, ये फोल्ड है। मतलब ये फोल्ड कैसे हुआ, ये बीच में जो आप देख रहे हो ये लेयर आप देख रहे हो कैसे हो रहा है ये, तो ये एक्चुअल में जब बोथ दी साइड से प्रेशर पड़ रहा है तो ये अपलिफ्ट हो जा रहा है। तो ये क्या है, फोल्ड पार्ट है माउंटेन का। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्ड पार्ट बोलेंगे माउंटेन का। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हिमालयाज हो गया, तो हिमालयाज में भी इधर क्या हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है। तो अपलिफ्ट अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कंप्रेशन के कारण बोथ दी साइड से प्रेशर किया जा रहा है, तो जिसके कारण से वो अपलिफ्ट हो रहा है। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दूं फोल्ड माउंटेन की, तो फोल्ड माउंटेन में हिमालयाज हो गए, अरावल्स हो गए, रॉकिल्स हो गए, एंडीज माउंटेन हो गए, ऑल्सो एल्पास हो गया, जो ये सब मेजर फोल्ड माउंटेन है। एंड ऑल्सो हिमालयास को यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, मतलब कि अभी हाल फिलहाल कुछ साल पहले ही ऐसा माउंटेन फॉर्म हुआ है। ओके, सो ये है आपका फोल्ड माउंटेन। फोल्ड कैसे हुआ, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कंप्रेशन के कारण। चलो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है टेंशन। प्रेशर के कारण तो हमने देख लिया, प्रेशर के कारण कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन की वजह से माउंटेन अपलिफ्ट हो रहा है। ठीक है, कंप्रेशन के कारण अपलिफ्ट हो रहा है, अपलिफ्ट अगर हो रहा है तो माउंटेन फॉर्म हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं टेंशन के कारण क्या होता है। झगड़ा भाई, झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा। तो टेंशन के कारण क्या होता है, आपने एक स्टेप लिया, बोथ दी साइड से आप उसे जोर से खींच रहे हो, तो क्या होगा, बीच का जो पार्ट है वो फट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हुआ, आपने एक 30 सेंटीमीटर का स्टेप लिया और उसे आपने बोथ दी साइड से खींचा, तो बीच का पार्ट क्या हो गया, ना तेरा ना मेरा, बीच में रह गया। ठीक है, बीच में रह गया। तो ये है, ये होता है टेंशन। ये क्या होता है बच्चा लोग, टेंशन, जब आप बोथ दी साइड से पुल करते हो। तो ऐसे ही टेंशन के कारण भी माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। टेंशन के कारण जो माउंटेन्स क्रिएट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ये ब्लॉक माउंटेन एक्चुअल में होता कैसे है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आर फॉर्म्ड। यहां पे देखा गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे लेयर फाउंड हुए, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, अलग अलग लेयर फॉर्म हुए है ड्यू टू टेंशन। ऑल्सो यहाँ पे देखा गया है कि जब यहाँ पे पहले क्या था, प्रेशर था, तो प्रेशर के कारण क्या हुआ था, ये जो मिडल वाले जो पार्ट है ये अपलिफ्ट हो गया था, और ये जब अपलिफ्ट हुआ था तो ये बोथ दी साइड डाउन थी, ये बोथ दी साइड ऑब्वियस सी बात है, ये अपलिफ्ट है तो ये ऊंचा हो गया है, और बाकी जो 2 साइड है ये नीचे है। तो जब ये नीचे है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे। और ऑल्सो ये जब होता है तो ये होता है कैसे, यहाँ पे रॉक्स एक्चुअल में फ्रैक्चर होते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पे रॉक्स क्या होता है, टूट जाता है। ब्लॉक माउंटेन ऐसे ही क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका माउंटेन है, माउंटेन को बोथ साइड से ऐसा टेंशन किया जा रहा है, तो जब ये दूर होगा,
ठीक है, जब ये दूर होगा तो ऑलरेडी जो अपलिफ्टेड चीज थी वो अलग हो जाएगी एंड बाकी दो भी अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग हो जाएंगे। तो ये थे आपके ब्लॉक माउंटेन। अगर मैं बात करूं ब्लॉक माउंटेन का, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो यूरोप में है एंडोस का, एंड मेघालय का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। When a part of earth crust is between two parallel faults, it is lifted. जब दो पैरेलली फॉल्ट, ये देख लो, ये दो पैरेलल फॉल्ट थे, ये दो पैरेलल फॉल्ट थे, जब ये दो पैरेलल फॉल्ट लिफ्टेड हो जाते हैं, इज लिफ्टेड, ये जब लिफ्ट होते हैं तो इट लुक लाइक अ ब्लॉक। ये लुक कैसे हो जाता है? ब्लॉक। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बोथ दी साइड है, टेंशन की वजह से ये दूर दूर तो हो गए, बट ये बीच का पार्ट क्या हो गया? ये बीच का पार्ट अपलिफ्ट हो गया है। ये बीच का पार्ट क्या हो गया है? अपलिफ्ट हो गया है। अगर अर्थ क्रस्ट पे टू पैरेलल फॉल्ट है तो टू पैरेलल फॉल्ट जब लिफ्ट होता है तो वहां पे ब्लॉक जैसा ब्लॉक दिखने में आता है, ब्लॉक दिखने में आता है। तो लैंड फॉर्म इज नोन एज द ब्लॉक माउंटेन। ऑल्सो हिल टॉप्स ब्लॉक माउंटेन आर फ्लैट। यहाँ पे आप देखते होगे ये अक्सर फ्लैट है। ये कैसा है? यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे ऐसा माउंटेन नहीं है। यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे फ्लैट पाया गया है। ठीक है, फ्लैट पाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक माउंटेन है। अगर हम इस एग्जाम्पल बात करें ब्लॉक माउंटेन की, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो यूरोप में है एंड ऑल्सो मेघालय प्लेट्यू इंडिया का, ये सब एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। गॉट इट? समझ में आया आपको यहां तक? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसको थोड़ा क्लीन करके आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है रिफ्ट वैली। नेक्स्ट आता है रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली कैसा होता है, कैसे फॉर्म होता है? देखो अभी हमने देखा था ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में क्या हो रहा है? अगर दो फॉल्ट पैरेलल है, ठीक है, और वो लिफ्टेड हो रहे हैं, तो अगर वो लिफ्ट हो रहा है तो वहां पे देखा गया है कि ब्लॉक माउंटेन क्रिएट हुआ है। बट यहाँ पे देखा जाता है कि अगर दो फॉल्ट है, मतलब टू फ्रैक्चर्स अगर है, अगर दो फॉल्ट है और टू मतलब बेसिकली दो अगर फ्रैक्चर है तो बीच का पार्ट क्या होगा? डाउन हो जाएगा। बीच का पार्ट क्या होगा? डाउन हो जाएगा। और जब ये डाउन होता है, जब ये डाउन होता है तो यहाँ पे रिफ्ट फॉर्म होता है। रिफ्ट मतलब कि जैसे दो माउंटेन अलग अलग हो गए हैं और बीच से रिवर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये सब्सीडेड का मतलब क्या होता है? सब्सीडेड का मतलब होता है कि जब बोथ, ये एक लैंड था पूरा और ये एक लैंड के बीच में बीच का जो पार्ट है वो बीच का पार्ट नीचे धस गया है, नीचे चला गया है, सिंक हो गया है, नीचे चला गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में हमेशा ये देखा गया है कि both of the fault, two fractures are there, one and two fractures are there, one and two fault are there, वो fault के बीच वाला जो पार्ट है वो बीच पार्ट कैसा हो गया है? नीचे चला गया है, सबसीडेड हो गया है, मतलब नीचे धस गया है, नीचे संक हो गया है, एंड इसकी वजह से हम इसका नाम क्या दिए हैं? रिफ्ट वैली नाम दिए हैं। आपने ऐसा बहुत बार एग्जाम में नहीं, आई थिंक बचपन में ऐसा सिनारियो तो बनाया ही होगा, ऐसा सीन कि ऐसा माउंटेन है, इसके बीच से ऐसा वाटर जा रहा है, रिवर फ्लो हो रहा है, तो क्यों दो माउंटेन के बीच से रिवर फ्लो हो रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टू फ्रैक्चर, दो अलग अलग फ्रैक्चर मतलब मैं बार बार फ्रैक्चर क्यों बोल रही हूँ? ये बोन है, इस बोन को मैंने ऐसे तोड़ा तो बीच से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये एक पेन दो बन गया, फ्रैक्चर हो चुका है। ठीक है, और ये जो फ्रैक्चर हुआ है तो एक फॉल्ट और दो फॉल्ट निकल करके आ गए हैं। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं रिफ्ट वैली का, तो नर्मदा इन इंडिया एंड ऑल्सो ग्रेट लिफ्ट वैली अफ्रीका एंड ऑल्सो एग्जाम्पल रेने रिवर लिफ्ट इन यूरोप, ये सब एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली के, ये सब एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली के। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। इप्रियोजेनिक मूवमेंट हम इसे कहते हैं। ये एक्चुअल में कैसे होता है? कॉन्टिनेंट अब कैसे बनता है? कॉन्टिनेंट अब कैसे बनता है? स्लो मूवमेंट occurs towards the center or the form
अर्थ सेंटर टुवार्ड्स दी अर्थ क्रस्ट, यहाँ पे स्लो मूवमेंट होता है अर्थ क्रस्ट पे, और जब अर्थ क्रस्ट पे स्लो मूवमेंट हो रहा है सेंटर में, सेंटर के पार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है कि अर्थ की जो सेंटर में अगर स्लो मूवमेंट हो रहे हैं तो यहाँ पे देखा जाता है कि बेसिकली जो कॉन्टिनेंट है वो बन रहा है, कॉन्टिनेंट जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। ये जो कॉन्टिनेंट है ये ऑकर होता है आपके अर्थ क्रस्ट पे ही, अर्थ क्रस्ट पे दो चीजें हो सकती है, चाहे तो अपलिफ्ट हो सकती है, अगर अपलिफ्ट हो रही है तो कॉन्टिनेंट, अगर सबसीड हो रही है मतलब नीचे अगर जमीन धंस रही है तो ये भी हो सकता है अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे। अगर फॉर एग्जांपल अगर अपलिफ्ट हो रहा है तो वहां पे मेन जो हमारा सी लेवल है, इस सी लेवल से अगर अबव अर्थ क्रस्ट, सी लेवल से अगर अबव लैंड गया है तो वहां पे क्या देखा जाता है कि कॉन्टिनेंट बिल्ड हो रहा है। ये सी लेवल है, सी लेवल से अगर अबव लैंड गया है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपलिफ्ट अगर हुआ है लैंड का तो हम लोग बोलेंगे कॉन्टिनेंट फॉर्म हुआ है। अगर डाउनवर्ड हुआ है, नीचे मूवमेंट अगर हुआ है तो सी लेवल के अगर नीचे गया है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे सी बेड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे सी बेड फॉर्म हुआ है, एंड इसे ही हम लोग कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट कैसे बनता है, तो कॉन्टिनेंट अर्थ के क्रस्ट पे बनता है। अर्थ के क्रस्ट पे अगर मूवमेंट अपलिफ्ट हुआ है, अगर अर्थ क्रस्ट अपलिफ्ट हुआ है तो वहां पे देखा जाएगा कि लैंड अगर अपलिफ्ट हुआ है तो सी लेवल से अगर अपलिफ्ट हुआ है, सी लेवल से ज्यादा अगर है तो कॉन्टिनेंट फॉर्म हुआ है, अगर सी लेवल से कम है तो देखा गया है, अगर सबसीडेड है, धंसा हुआ है लैंड सी लेवल से तो देखा गया है कि ये एक सी बेड है, ये एक इट इज अ पार्ट या फिर फॉर्म ऑफ पार्ट सी बेड। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट जो चीजें सडनली होती है, अभी तक हमने स्लो देखा, ठीक है, अब हम सडन मूवमेंट देखते हैं। सडन मूवमेंट में होता है अर्थक्वेक। अर्थ मतलब ग्राउंड, क्वेक मतलब ट्रम्बलिंग। तो जब ग्राउंड पे ट्रम्बलिंग होता है, चीजें ऐसे ऐसे ट्रम्बल होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक बोलेंगे। अर्थक्वेक हमेशा, अर्थक्वेक एक्चुअल में कैसा होता है, उसकी मैग्नीट्यूड कैसी होती है, वो कितना साइज का होता है, उसको स्केल करने के लिए, उसे मेजर करने के लिए हम रिश्टर स्केल का यूज करते हैं। रिश्टर स्केल इज यूज्ड फॉर अर्थक्वेक मेजरमेंट। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। मैग्नीट्यूड मतलब कितना उसका साइज है, कितनी उसकी ग्रेटर साइज है। अर्थक्वेक के बारे में हम जरा सा देखते हैं, अर्थक्वेक एक्चुअल में कैसे होता है। अर्थक्वेक को समझने के लिए आप सबसे पहले ये प्यारा सा डायग्राम को देखिए। अर्थक्वेक पे यहाँ पे देखा गया है हमारा जो मेंटल पार्ट होता है ना, मेंटल पार्ट, वहां की बातें की जा रही है। तो मेंटल पे देखा गया है, मेंटल का जो सबसे बीच वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जहां से एक्चुअल में अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे फोकस। उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। जब ये सबसे पहले जहां पे रीच करता है उसे हम लोग बोलेंगे इपीसेंटर। सबसे पहला इपीसेंटर पे जो सबसे पहला वेव पहुंचता है उसे हम लोग बोलेंगे पी वेव, ठीक है। उसके बाद जो वेव पहुंचता है उसे बोलेंगे एस वेव। उसके बाद जो वेव्स पहुंचता है उसे बोलेंगे एल वेव्स। ये वेव्स जो होंगे, ये वेव्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर इसकी जो रेडियंट है, इसकी अगर जो डायरेक्शन है वो ऐसा गोल गोल डायरेक्शन में है तो वो कैसा वेव्स है, वो है सिस्मिक वेव्स। वो कैसा है, सिस्मिक वेव्स है। जब जैसे यहाँ पे आप देखते होंगे जब अर्थक्वेक आती है तो ऐसे जमीन फटते हैं, तो ये जो जमीन फट रहे हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे प्लेट बाउंड्री। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेट बाउंड्री। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा, ये डायग्राम, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो अर्थक्वेक पे सबसे पहले, अर्थक्वेक पे जब टेंशन होता है, जब इंटरनली कोई भी चीज दूर होती है और ये जब बियॉन्ड हो जाती है, ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे वेव रिलीज होता है। तो सबसे पहला जहां पे वेव रिलीज हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे।
जहां पे ये सब फोकस या फिर इपीसेंटर हम समझते हैं ये क्या होता है, जहां पे सबसे पहला जब ये टेंशन क्रिएट होता है और जहां पे सबसे पहला वेव फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फोकस, सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। ये जो एनर्जी वेव्स है ये हर एक टाइप्स का होता है और हर एक डायरेक्शन में ये स्कैटर होता है। ईपी सेंटर हम किसे कहते हैं, ईपी सेंटर हम कहेंगे एनर्जी वेव्स जो होती है, एनर्जी वेव्स जहां पे सबसे पहले रीच करती है, जहां पे सबसे पहले रीच करती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईपी सेंटर बोलेंगे। वेव्स जहां पे फॉर्म होता है वो हो गया आपका फोकस, जहां पे सबसे पहला रीच किया उसे बोलेंगे ईपी सेंटर। ईपी सेंटर आपका हमेशा परपेंडिकुलर रहता है फोकस से। ईपी सेंटर आप देखोगे अगर तो ये आपका ईपी सेंटर है, तो ईपी सेंटर हमेशा परपेंडिकुलर होता है फोकस से, ईपी सेंटर हमेशा परपेंडिकुलर होता है फोकस से। ओके, गॉट इट। और जो ईपी सेंटर है वो अर्थ का सबसे नियरेस्ट पार्ट है, अर्थ का सबसे नियरेस्ट पार्ट है जहां पे सबसे पहले वेव रीच होता है। ये जो वेव्स है ये एक्चुअल में बहुत सारे टाइप्स के वेव्स है, तो इस वेव्स को मेजर करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस वो जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राम, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राम बोलेंगे। सो ये देर आर द टाइप्स ऑफ वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, ये इतने टाइप्स के वेव्स है और ये वेव्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम लोग बोलेंगे सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम का मेजर इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके से वर्क करता है। एक्चुअल में ये देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं धीरे बोल रही हूँ तो धीरे जब बोलूंगी तो जब मेरा वॉइस रिकॉर्ड होगा तो ये धीरे धीरे होगा, जब मैं थोड़ा जोर से बोलूंगी तो ये जोर का हुआ, और जब मैं ज्यादा जोर का बोलूंगी तो ऐसे ऐसे ज्यादा मूवमेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू माय वॉइस ये चेंज होती है। मैं धीरे बोल रही हूँ, मीडियम में बोल रही हूँ या जोर का बोल रही हूँ, वैसे ही वेव्स में होता है। सबसे पहला झटका धीरे होता है या फिर सेकेंड झटका पहले झटके से कम होता है या फिर ज्यादा होता है, एंड जो थर्ड वाला होता है वो पहले वाले दूसरे वाले से ज्यादा होता है। चलिए तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये कितने टाइप्स की वेव्स है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ वेव इज प्राइमरी और पी वेव्स, प्राइमरी और पी वेव्स। प्राइमरी सबसे पहला वेव्स, फर्स्ट वेव्स, ये सबसे फर्स्ट वेव्स है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर रीच होता है, ईपी सेंटर पे रीच होता है। एंड ईपी सेंटर पे जब ये रीच होता है तो इसकी स्पीड कैसी होती है, तो ये वेरी फास्ट होती है, बहुत जल्दी ये रीच करता है, ठीक है। जब ये रीच करता है तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहे हैं, अर्थक्वेक जब आए हैं, सबसे पहला जो झटका आया है उसमें जो मूवमेंट होता है अर्थ के सरफेस पे वो कैसा होता है, 2 and 4 होता है, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होने लगता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रम्बलिंग होने लगती है। पी वेव्स 3 स्टेट से मूव होता है, कौन से, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस, ये तीनों स्टेट से ये मूव कर सकता है। ओके, ऑल्सो ये देखा जाता है जब ये लिक्विड स्टेट पे जाता है, सॉलिड से जब लिक्विड स्टेट पे जाएगा तो यहाँ पे देखा गया है कि लिक्विड स्टेट के बाद जो वेव्स की जो डायरेक्शन है, पी वेव की जो डायरेक्शन है प्राइमरी वेव्स की, वो चेंज हो गई है। वो कैसा हो गया है, चेंज हो गया है। तो इसकी वजह से कहा गया है कि प्राइमरी वेव्स जब लिक्विड से अबव गया है तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ है, एंड चीजें जो अर्थ के क्रस्ट पे वो कैसा हो रहा है, 2 and 4 हो रहा है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट वेव हम देखते हैं सेकेंडरी वेव्स, जिसे हम एस वेव्स भी कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स हमेशा प्राइमरी वेव्स के बाद आता है, सेकेंडरी झटका, ठीक है, सेकेंड झटका। तो ये जो इसकी जो डायरेक्शन है वो सारे जगह स्कैटर होती है, हर एक जगह स्कैटर होती है फोकस से ही ईपी सेंटर पे जाता है, उसके बाद ये झटका इसका ट्रम्बल होता है। इसका झटका देखा गया है कि ये फोकस से ही सेकेंड वेव्स का झटका ट्रम्बल हो रहा है, फोकस से ही सेकेंड वेव्स का झटका ट्रम्बल जोर का आ रहा है। यहाँ पे देखा गया है कि इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है पी वेव से कम है, पी वेव से, प्राइमरी वेव से कम है। यहाँ पे देखा गया है कि जो जब ये वेव्स रीच करती है अर्थ क्रस्ट पे तो यहाँ पे जो ट्रम्बल होता है वो कैसा होता है, मूव अप एंड डाउन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है।
ओके, ऑल्सो ये सॉलिड मीडियम से ही गुजरता है। ये पी वेव्स की तरह थ्री स्टेट से नहीं मतलब जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट से ही ट्रेवल करता है। ओके, यहाँ पे देखा गया है कि अगर ये लिक्विड मीडियम में गया हुआ है, सॉलिड से अगर लिक्विड में गया, तो यहाँ पे लिक्विड मीडियम में ये जो ट्रम्बल है, सेकेंडरी वेव्स जो है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, शांत हो जाता है, नहीं फिर कोई झटका नहीं होता है, शांत हो जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज मोर डिस्ट्रैक्टिव देन पी वेव्स। इसको देखा गया है कि ये वेव्स थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू पी वेव्स, एज कंपेयर टू पी वेव्स। अब हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज एल वेव्स, जिसे हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं। पी वेव्स, एस वेव्स, उसके बाद जाके आता है आपका एल वेव्स, दैट इज सरफेस वेव्स। ये भी सारे डायरेक्शन में फ्लो होता है, ट्रेवल इन डायरेक्शन। ओके, एंड ये सबसे ज्यादा हाईली डिस्ट्रैक्टिव होता है। ये पी वेव और एस वेव, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव से ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव, ज्यादा पावरफुल सरफेस वेव्स होता है, जिसे हम एल वेव्स भी कहते हैं। तो ये हो गए आपके 3 टाइप ऑफ वेव्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो प्लीज अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते देखते हैं वोल्केनोस के बारे में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते देखते हैं वोल्केनोस के बारे में। ये भी हमारा आता है सडन मूवमेंट के अंदर। वोल्केनोस, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। तो ये है माउंटेन हमारा। माउंटेन में सबसे पहले जो नीचे सब जहाँ पे सब लावा होता है, लावा एक्चुअल में उसको नहीं बोलते हैं, जहाँ पे आग होता है वहां पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मैग्मा। ये मैग्मा जब बाहर निकलता है ना, तब वो लावा बनता है, तो ये मैग्मा एक्चुअल में ट्रेवल करता है डिफरेंट वेंट से। ये हमारा हो गया वेंट, जिसके थ्रू वो ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो ये हमारे ऐसे फॉर्म होते हैं वोल्केनोस। यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो सबसे अपर वाला पार्ट जहां से लावा निकल रहा है, तो उसको हम लोग जहां से मैग्मा निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैटर बोलेंगे। ठीक है, क्रैटर। और वो कैसे निकलता है, तो वोल्केनिक बॉम्ब्स के फॉर्मेट में निकलता है। ये लावा क्या होता है, यहाँ पे लैंड पे जो माउंटेन लैंड है यहाँ पे स्काटर होते हैं। ये लावा, ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा तब जाके बाहर जब निकलता है तब इसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। और इसके साथ साथ एक गैस भी निकलता है। वो जो गैस होता है वो ऐश जो होता है। ठीक है, जब रेनफॉल होता है तो वो कैसा बन जाता है, तो एसिडिक रेनफॉल की तरह हो जाता है। ये जाकर के फिर किसके पे मिल जाता है, पानी में मिल जाता है। ये सारी चीजें वाटर में जाकर के धीरे धीरे मिल जाती है। चलो अब हम देखते हैं वोल्केनोस कैसे एक्चुअल में होता है। हॉट, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये सारे मटेरियल्स बाहर निकलते हैं मेंटल के थ्रू। ठीक है, अर्थ सरफेस पे ये जो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वोल्केनिक एरप्शन। ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, ये जितने भी ऐश है, वाटर वेपर है, वेरियस टाइप ऑफ पॉइजनस गैसेस है, उसके बाद इनफ्लेमेबल गैस है, हॉट मोल्टेन है, मैग्मा है, ये सब चीजें बाहर निकलती है अर्थ के। ये सारी चीजें अर्थ के इंटरनल से बाहर निकलती है जब वोल्केनिक एरप्शन होता है। मैग्मा जब अर्थ के बाहर निकलता है, ये मैग्मा जब अर्थ के बाहर निकलता है वेंट के थ्रू, बाहर जब निकल रहा है तब जाकर ये लावा बनता है। ये लावा अंदर से ही नहीं रहता है, बाहर जाके ये लावा निकलता है। तो ये अर्थ का पार्ट है, जो आपको ये डायग्राम ऑलरेडी मैंने दिखाया था, एक बार फिर से अच्छे से देख लो। सबसे लोएस्ट इनर कोर, उसके ऊपर आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर एटमॉस्फेयर। यहां से एक्चुअल में यहां से वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनिक इरप्शन 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, 2 टाइप्स ऑफ इरप्शन होता है। सबसे पहला है आपका सेंट्रल टाइप और
कॉनिकल वोल्केनो, ठीक है। कॉनिकल वोल्केनो हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ ऐसा कोन शेप का होता है। ये कैसा होता है? कोन शेप का होता है। तो ये जो कोन शेप का है इसलिए हमने इसका नाम दिया है कॉनिकल वोल्केनो। सेंट्रल टाइप विच मीन्स कि ये सेंटर से ही सिर्फ और सिर्फ मैग्मा बाहर निकल के क्या बनता है? मैग्मा बाहर निकल के लावा बनता है। जब इरप्शन होता है तो यहाँ पे देख रहा है ये जो मोल्टेन गरम मैग्मा है ये जब बाहर निकल रहा है वेंट से, ठीक है, वेंट से, तो ये कैसा है? ये जब अर्थ सरफेस पे आता है तो ये लावा बन जाता है। ये कैसा बनता है? लावा बनता है। और ये एक ही फॉर्मेशन में आ रहा है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। ये डायरेक्शन जो इसका क्या है? इसी डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसा है क्या इधर भी निकल रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी? नहीं, ये इसी डायरेक्शन में बस आ रहा है। बस कैसा फॉर्म कैसा है इसका? कॉनिकल फॉर्म है, कोन शेप का फॉर्म है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? कॉनिकल फॉर्मेशन नाम दिया गया है। ऐसा आपका जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था वो हुआ था माउंट फुजियामा इन जापान एंड माउंटेन किलिमांजारो इन तांजानिया आर द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल टाइप ऑफ वोल्केनो। ये सेंट्रल टाइप ऑफ वोल्केनो का एग्जाम्पल है जिसे हम कोनिकल माउंटेन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका वोल्केनो का टाइप है वो है फ्यूजियर टाइप। फ्यूजियर टाइप में क्या होता है? ये माउंटेन्स पे ही किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पार्ट से ये निकल सकता है। इसका कोनिकल शेप फॉर्म नहीं होता है, ये किसी भी पार्ट में ये फॉर्म होता है। जैसे आप देख रहे हो ये है माउंटेन के किसी भी पार्ट से मैग्मा बाहर निकल रहा है, मतलब लावा बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हो कोई ऐसा कोन है क्या? नहीं है। कैसे भी ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में। जैसे अर्थक्वेक होता है वैसे अर्थक्वेक की तरह जमीन फट के ये कैसे भी लावा इसका मैग्मा बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लावा। ओके, व्हेन द मैग्मा कम्स आउट नॉट फॉर्म ए सिंगल वेंट, कोई भी एक सिंगल वेंट से अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजियर। और इसलिए इसका नाम दिया गया है फ्यूजियर टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। फ्यूजियर टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। यहाँ पे देखा गया है कि मोल्टेन जो मटेरियल जो साथ में बाहर ला रही है, जो मैग्मा है वो जब बाहर आ रहा है तो वो इतनी स्पीड में आता है कि वो किसी भी साइड से आ सकता है। इतनी स्पीड में बाहर आता है कि वो किसी भी साइड से बाहर आ सकता है। वो फ्यूजियर होता है। कोई भी एक वेंट से वो बाहर नहीं निकल रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे अलग अलग वोल्केनिक प्लेट्यूज फॉर्म हो रहे हैं। अलग अलग वोल्केनिक प्लेट्यूज फॉर्म हो रहा है। वोल्केनिक प्लेट्यूज का अगर हम एग्जांपल बोले तो डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म हुआ था ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन। ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन इसलिए ये ऐसा फॉर्म है, ऐसा डेक्कन टाइप का है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम देखें अर्थक्वेक जोन्स का बॉर्डर यहाँ पे पाया गया, अर्थक्वेक भी यहाँ पे आने के चांसेस होते हैं। एंड यहाँ पे क्रस्ट पे ही ये सारी चीजें होती है, क्रस्ट पे ही ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे बहुत मटेरियल का लॉसेस होता है, बहुत सारी चीजें बाहर निकलती है। जो इसका जो बाउंड्रीज है, ठीक है, जो इसका जो अगर हम बोले बाउंड्रीज, तो वो इस बाउंड्री को हम लोग क्या नाम दिए? प्लेट कंजम्पशन, प्लेस कंजम्पशन। ऑल्सो इसको सबडक्शन भी कहते हैं, सबडक्शन बाउंड्रीज भी कहते हैं। नया मटेरियल जो बाहर निकल रहा है, जो पहले का मटेरियल है वो तो ठीक है, बट नया कुछ अगर निकल रहा है, न्यू मटेरियल अगर फॉर्म हो रहा है, तो वो न्यू मटेरियल प्लेट को क्रिएट कर रहा है। उस प्लेट से फिर क्या बनता है? बाउंड्रीज बनते हैं। वो प्लेट से फिर प्लेट्यू बनता है और फिर जाकर के एक नया माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, नए जगह का फॉर्मेशन होता है माउंटेन पे, और उसका नाम क्या रखा गया है? डेक्कन प्लेट्यू रखा गया है। ओके, तो वोल्केनोस यहाँ पे आपका टाइप्स फिनिश होता है। अब हम देखते हैं वोल्केनोस का क्या क्या इफेक्ट होता है, ह्यूमन लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट है। सबसे पहले लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लोगों की लाइफ खत्म हो जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है एंड प्रॉपर्टी फिनिश। उसके बाद वोल्केनिक अगर इरप्शन ज्यादा है तो इसकी वजह से ओशियन फ्लोर्स भी हो सकते हैं। ओशियन अगर ऑब्वियस सी बात है वहां पे ओशियन है तो बाढ़ भी आ सकता है, फ्लोड्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो बाहर जो गैसेस निकलते हैं, जो डस्ट निकलता है, स्मोक, एशेस, गैसेस, वाटर वेपर, ये सब कुछ एटमॉस्फेयर में मिलता है और ये एटमॉस्फेयर को कैसा बनाता है? तो पॉइजनस बनाता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है। यहाँ की जो लैंड है वो मतलब फर्टाइल तो है, बट वोल्केनिक एशेस के कारण वो लैंड किसी भी काम का नहीं होता है।
वो लैंड किसी भी काम का नहीं होता है, आप वहां पे कोई भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। Many minerals are found near the अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ लावा। और लावा जो मैग्मा निकल रहा है, लावा जो बाहर आया है, ठीक है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी बाहर निकलते हैं और वो मिनरल्स पॉइजनस भी होता है, ठीक है। नए लैंड फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था वोल्केनिक एरप्शन में जो प्लेट्स फॉर्म होता है, न्यू मटेरियल जो बाहर निकलते हैं, वो न्यू मटेरियल के कारण प्लेट फॉर्म होता है। प्लेट फॉर्म होगा तो नए नए प्लेट्यू भी बनते हैं, ठीक है, नए नए प्लेट्यू भी बनते हैं और पुराने जितने भी आइलैंड्स है वो डिसअपियर हो जाता है, वो खत्म हो जाता है क्योंकि वोल्केनिक एरप्शन के कारण, और न्यू फॉर्मेशन होता है। Lakes are found at the mouth of scatter of death of volcanoes when rain water accumulates in them। जब रेन वाटर एक्चुअल में जो माउथ होता है, वो माउथ जहाँ से वोल्केनो निकले, ठीक है, जहाँ से मैग्मा निकला है, उस पे जब रेन वाटर एक्यूमुलेट होता है तो वो भी गैस कैसा बन जाता है, वो जो एक गैस बनता है वो बहुत डेंजरस गैस बनता है, पॉइजनस गैस बनता है। और वो जो रेन वाटर होता है, जो पानी भी होता है, वो पानी भी पॉइजनस बन जाती है और उससे कोई भी अगर वहाँ पे एनिमल्स जो जिंदा है, ह्यूमन बींग्स जो जिंदा है, वो अगर पीते हैं तो उनका हेल्थ, फिर उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपका वोल्केनिक एरप्शन होता है दी एंड, ऑल्सो ये चैप्टर होता है दी एंड। तो इस कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में आंसर जरूर देना है। अर्थक्वेक ऑकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डैश प्लेट्स, अर्थ, ओशियन, लैंड। आंसर इन कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमांजारो इज इन डैश वोल्केनो, सेंट्रल टाइप, फ्यूजन टाइप, एक्सटेंड टाइप या फिर डोरमेंट टाइप। आंसर कमेंट में जरूर देना। अगर आपने यहां तक देखा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आंसर मुझे लगता है कि आप जरूर दोगे अगर आपने यहां तक देखा है तो। नेक्स्ट इज द मूवमेंट दैट गिव्स राइज टू कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड डैश मूवमेंट, ओरोजेनिक, एप्रोजेनिक, फोल्ड या फॉल्ट। आंसर इन कमेंट। आई होप सो कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। वन शॉट में वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव है कि ये जो जितने भी मिनट का या फिर 60 मिनट का या फिर 90 मिनट का अगर वीडियो बन रहा है तो एक टाइम पर देख करके आपको चैप्टर समझ में आ जाए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों तक एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड ज्वाइन इन आवर लाइव बैच दैट इज विक्ट्री 2.0। थैंक यू। लिंक दिया गया है विक्ट्री 2.0 का डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।